नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसके लिए हमारा स्रोत है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हर आईएएस टॉपर पढ़ता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकारों के अंतर्गत आज हम आर्टिकल 20 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 है, जिसमें 6 अधिकारों की रक्षा की हम बात करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 कहता है कि कोई जो व्यक्ति होता है उसे मनमानी सजा या मनमाना जो है दंड नहीं दिया जा सकता या अतिरिक्त सजा नहीं दी जा सकती। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है, दोषी करार व्यक्ति है, वो चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, उसे मनमानी सजा से संरक्षण प्रदान जो है इस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, 3 प्रावधान महत्वपूर्ण है। पहला प्रावधान है कि कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, मतलब कोई पोस्ट लॉ नहीं होगा। कहने का मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है वो तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, मतलब तब तक कि उसे दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी कानून का या विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। कहने का मतलब जब तक उसने कोई कानून ही नहीं तोड़ा है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें दूसरी जो बात हम कहते हैं इसी के अंतर्गत, वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जाएगी जो कि उस विधि के अंतर्गत निश्चित है। कहने का मतलब अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस विधि में लिखा है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझे होंगे। कहने का मतलब मान के चलिए किसी भी समय पर कोई कानून बना ही नहीं है और आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं है, तो आप सजा के हकदार या आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये पहली बात थी, कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। दूसरी बात आती है दोहरी क्षति नहीं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है और आप उसे बार बार सजा दे रहे हैं, जैसे कि हम परिवारों में देखते हैं कि परिवार के अंतर्गत होता क्या है, बच्चा कोई अगर गलती कर देता है तो पहले पता पड़ा कि अपनी माताजी से पिटता है, उसके बाद आप देखेंगे शाम को पिताजी आते हैं, पिताजी से पिटता है, फिर अन्य कोई लोग आ जाते हैं, भाई वगैरह आ जाते हैं तो भाई से पिटता है। तो कहने का मतलब एक ही अपराध के लिए उसे कितनी बार सजा दी गई? 3 बार दी गई। लेकिन भारतीय संविधान में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरी क्षति नहीं होगी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है स्वयं अभिशंसन नहीं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब आप उससे साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर सकते कि तू ही बता कि ये कैसे हुआ। तो ये हमारे संविधान में एक संरक्षण दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने सबसे पहले बात की कि एक पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूर्व पद प्रभाव कानून या पोस्ट लॉ वो कानून होता है जो पहले की तिथि से लागू होता है, या हम बोल सकते हैं कि पहले से ही लागू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उन पर जो है पोस्ट लॉ काम नहीं करता है। ये उन्हीं पर काम करता है जैसे कि सिविल मामले जो होते हैं, टैक्स आदि से संबंधित जो कानून होते हैं उनमें ही पोस्ट लॉ कानून बनते हैं, आपराधिक गतिविधियों में ये नहीं बनते हैं। जबकि आप देखेंगे हमने जो दोहरी क्षति की बात की, वहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, तो ये जो बात है वो न्यायिक क्रियाओं के लिए सत्य है। या हम बोल सकते हैं कि न्यायालय और जो न्यायिक अधिकरण होते हैं जिन्हें हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उनमें ही ये मामला उठाया जा सकता है। ये मामले सामान्य जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं या विभागीय सुनवाइयाँ होती हैं उनमें इनमें महत्व नहीं दिया जा सकता। तीसरा आप देखेंगे हमने जो बात की थी स्वयं अभिशंसन नहीं होगा, मतलब अपने खिलाफ ही कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के लिए गवाह देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि साक्ष्य चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, किसी भी साक्ष्य के लिए आप उसे जो है उस पर बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये इस तरीके से हमने आर्टिकल 20 पढ़ा, जिसमें 3 बातें आपकी जो महत्वपूर्ण थी वो आपको ध्यान रखनी थी।
अब हम पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 है। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये सीधा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति के अगर प्राण लिए जाएंगे तो आप किस प्रोसेस से लेंगे? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। और ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप जानते हैं अपने देश की प्रमुख प्रक्रिया है। हमारे देश के संविधान में या विधि निर्माण में मुख्य रूप से इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा व्याख्या जिस आर्टिकल की सबसे व्याख्या हुई है सबसे ज़्यादा, वो आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकारी है। और बहुत सारे केसों में हम हर साल इसके बारे में सुनते ही हैं। तो आप देखेंगे शुरुआत में एक केस हुआ था 1950 में, गोपालन मामला जिसे हम बोलते थे। तो गोपालन मामले में कोर्ट ने कहा था कि ये जो संरक्षण दिया जा रहा है वो सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों के लिए दिया जा रहा है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के लिए। कहने का मतलब विधानमंडल में अगर कोई क्रिया होती है, विधायिका में कोई क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है, तो इसमें जो है ये लागू नहीं होगा, लेकिन कार्यपालिका क्रिया में होगा, कार्यपालिका के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ और थी गोपालन मामले की कि उच्चतम न्यायालय ने जब इसकी व्याख्या की थी तो इसकी व्याख्या थोड़ी संकुचित की थी। इसमें ये माना था कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से ही उसका संबंध है। कहने का मतलब जो दायरा था वो संकुचित था। लेकिन आप बाद में देखेंगे मेनका गांधी मामला आया 1978 में, और मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले को पलट दिया, इसकी काफ़ी विस्तृत व्याख्या की और कुल मिलाकर ये कहा गया कि एक व्यक्ति की जो प्राण की स्वतंत्रता है उसमें जो है उसका प्राण का अधिकार तो है ही है, साथ ही साथ जो है उसका मानवीय सम्मान भी उसमें छुपा हुआ है। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ प्राणों तक ही सीमित नहीं है, शारीरिक बंधनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा और मानवीय सम्मान को भी हम जो है शामिल करते हैं। और उस मामले में आप देखेंगे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में कई बातें की, कई ऐसी चीज़ों को समाहित किया जिन्हें हमने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बाद में शामिल किया। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबसे पहले देखते हैं मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। फिर इसमें आप देखेंगे एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी हमें दिया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि हमें स्वच्छ जल और वायु में जीने का अधिकार है। साथ ही साथ जीवन की रक्षा का अधिकार दिया गया है। निजता का भी जो अधिकार है वो भी आप देखेंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। साथ साथ आप देखेंगे आश्रय का अधिकार या आवास का जो अधिकार है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। एक अधिकार आता है आपका स्वास्थ्य का अधिकार, वो भी इसी की व्याख्या के अंतर्गत शामिल है। और आप एक महत्वपूर्ण देखते हैं कि 14 वर्ष तक की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, वो भी इसी जो है आर्टिकल 21 की व्याख्या के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार आता है कि हर व्यक्ति जो कि न्यायालयीय प्रक्रिया के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता है, मतलब वकील वगैरह नहीं कर सकता है, तो उसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ये भी इसी का जो है व्याख्या है। इसके बाद आप देखेंगे अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति को आप अकेले कारावास में बंद नहीं कर सकते हैं, ये भी अधिकार की श्रेणी में आता है। त्वरित सुनवाई का अधिकार कि ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति की सुनवाई ही नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार देखेंगे आप, ये भी इसी के अंतर्गत शामिल किया है। साथ ही साथ देर से फांसी के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी इसी की व्याख्या के अंतर्गत है। विदेश यात्रा करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 की व्याख्या के अंतर्गत है, जबकि आप देखेंगे स्वदेश के अंतर्गत ही या देश के अंतर्गत ही एक भाग से दूसरे भाग में जो जाना होता है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी इसी में शामिल है, क्योंकि जो है ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है बंधुआ मजदूरी करवाना। साथ ही साथ हिरासत में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी आप देखेंगे इसी में शामिल किया गया है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का जो अधिकार है, इमरजेंसी जो फैसिलिटी होती है हमारी हेल्थ, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस अधिकार के अंतर्गत। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में समय पे आपका उचित इलाज होना चाहिए, वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है।
और जो कैदी होते हैं उनके जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार भी इसी में शामिल है। महिलाओं के साथ आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। सार्वजनिक जो फांसी होती है उसके विरुद्ध अधिकार भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल है। जैसे कि कुछ लोग मांग करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या बलात्कार के आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए, तो दोस्तों नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 की व्याख्या ये अनुमति नहीं देती है। इसके बाद आप देखेंगे जो सुनवाई का जो अधिकार है कि हर व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए, वो भी आर्टिकल 21 का भाग है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे कि जो सूचना का जो अधिकार आता है वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से भी जुड़ा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे आर्टिकल 19 से भी जुड़ा है। और एक है प्रतिष्ठा का अधिकार। तो प्रतिष्ठा का अधिकार भी आप इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं कि अगर किसी की प्रतिष्ठा को वो दिक्कत आ रही है तो आप इसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। लेकिन तथ्य आधारित जो है कार्रवाई इसमें स्वीकार नहीं की जाती है। तथ्य आधारित अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो इसमें जो है आप किसी भी प्रावधान का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे इसमें से जो कुछ प्रावधान हैं जो आजकल काफ़ी चर्चित हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा का जो अधिकार हुआ आपका वो काफ़ी चर्चित है, निष्ठा का जो अधिकार है वो काफ़ी चर्चित है। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही सुलझाई जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 का की, जिसे हम शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 का जो है बाद में जोड़ा गया। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य होगा वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कहने का मतलब राज्य की जिम्मेदारी होगी, या हम बोल सकते हैं कि उन बच्चों का अधिकार होगा कि राज्य उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बात कही गई है वो सिर्फ आवश्यक शिक्षा को लेकर है, बुनियादी शिक्षा को लेकर है। इसमें आप देखेंगे उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई है, व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की गई है। तो आपकी जो बुनियादी शिक्षा रहती है कक्षा 8 तक, उसी को आप इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी को हमने जो प्रावधान है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसे शामिल किया था। और उसी टाइम पर हमने एक दो संशोधन और किए थे संविधान में, जैसे कि आप आर्टिकल 45 देख सकते हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इसमें भी हमने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो है प्रावधान किए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप जो आर्टिकल 51 का है जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं, उनमें भी आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर हमने प्रावधान किया है कि प्रत्येक जो अभिभावक है, माता पिता हैं, उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो है एक तरीके से शिक्षा उपलब्ध करवाए। अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी, या हम बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो ये मुख्य चीज़ें थीं जो कि हमारे शिक्षा के अधिकार से जुड़ी थी। और दोस्तों आप देखेंगे इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। देश में जगह जगह पर फ्री स्कूल खोले गए हैं सरकार के द्वारा, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये अधिकार सिर्फ बुनियादी शिक्षा तक सीमित है। प्राथमिक जो है अपनी 14 वर्ष तक की शिक्षा है वहाँ तक ही सीमित है, उच्च शिक्षा में ये प्रावधान नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, जो कि अनुच्छेद 22 है, जिसे हम बोलते हैं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। दोस्तों आप देखेंगे ये एक ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। खासकर आप देखेंगे जो गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान होते हैं वो किसी देश के संविधान में नहीं है, और मुख्य रूप से हमारे भारत का संविधान ही ऐसा है जो इस तरीके के प्रावधान करता है। और इस बात को लेकर इसकी आलोचना भी की जाती है कई जगह पर। तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को ये जो आर्टिकल है वो गिरफ्तारी से और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आप देख को पहले दो चीज़ें समझनी होंगी कि हिरासत कितने तरह की होती है। तो आप देखेंगे हिरासत दो तरह की होती है। एक तो वो हिरासत होती है जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसे सज़ा दे दी गई है, अदालत में वो दोषी घोषित किया जा चुका है। और एक होती है निवारक हिरासत, जिसमें बिना सुनवाई के ही आप देखेंगे जो है उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि उसके बारे में मानना होता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में कुछ ऐसा कर सकता है जो काफ़ी गंभीर हो सकता है। तो निवारक हिरासत का सीधा सा मतलब है कि शक के आधार पर ऐसी हिरासत में जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम सामान्य हिरासत की यदि बात करें, साधारण मामले के अंतर्गत जब जो है किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसके कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। जैसे कि पहला अधिकार आप देखेंगे कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सूचना देनी होगी कि उसे किस बात के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, उसे अपने विधि व्यवसायी मतलब वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है।
तीसरा जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सम्मुख उसे 24 घंटे में उपस्थित होने के लिए ज़रूरी है, मतलब 24 घंटे में उसे जो है जज के सामने पेश किया जाना चाहिए गिरफ्तार करने के बाद। और ध्यान दें यहाँ पर यात्रा के समय को भी मिलाया गया है, मतलब यात्रा जो की जाती है अगर उसे कहीं से लाया जा रहा है तो उसमें ये समय शामिल है। और चौथा आप देखेंगे कि दंडाधिकारी के द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, अगर कोई सजा नहीं दी गई है तो उसे रिहा किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है, तो इस एक चीज़ समझनी है कि ये जो प्रावधान है वो सामान्य हिरासत के मामले में है, जबकि दूसरी हिरासत होती है जिसे हम निवारक की हिरासत के नाम से जानते हैं। और निवारक हिरासत में कुछ प्रावधान विशिष्ट प्रावधान हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति की हिरासत जो होती है वो आप 3 माह तक कर सकते हैं। अगर किसी निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसमें अधिकतम 3 माह तक ये बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जो किस आधार पर उसे कस्टडी में लिया गया है वो कारण भी बताया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे बताने से, कारण बताने से हितों को या सार्वजनिक हितों को कोई बाधा पहुंच सकती है तो ऐसा जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है इसे विशेष कानून के तहत, निवारक निरोध के तहत, तो उसको ये अधिकार है कि वो जो है प्रतिवेदन दे सकता है इस तरीके के किसी भी आदेश के विरुद्ध। तो दोस्तों ये चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हिरासत संबंधी जो कानून है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, कहने का मतलब संसद भी बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। आप देखेंगे संसद ने कई मामलों में निवारक निरोध के कानून बनाए हैं और साथ ही साथ विधानमंडलों ने भी जो है आप देखेंगे वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर या सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर या अन्य सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर जो है हिरासत संबंधी कानून बनाए हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि मैं महत्वपूर्ण कानूनों की यदि बात करूं, जैसे कि आपका हो गया निवारक निरोध अधिनियम 1950 का, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे हम मीसा कानून के नाम से जानते हैं 1971 का। इसके बाद आप देखेंगे जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। एक महत्वपूर्ण कानून आता है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित है, जिसमें काला बाजारी या चोर बाजारी से संबंधित प्रावधान है, वो भी 1980 का है। एक आपने पढ़ा होगा टाड़ा, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा था संजय दत्त के केस में, तो वो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कानून था, वो भी एक निवारक कानून था। इसके बाद आप देखेंगे एक पोटा कानून सुना होगा जिसे हम आतंकवाद निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये वो कुछ कानून हैं जो कि निवारक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं और जिसके अंतर्गत हम उन गतिविधियों को रोकने का प्रयास करते हैं जो भविष्य में घट सकती है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे संविधान का ऐसे लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आएंगे आपके, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 को हम देखते हैं, वो कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। कहने का मतलब इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में नहीं ला सकते, उससे बेगार नहीं करा सकते। इन सारे शब्दों के मतलब अभी आप समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधिकार है वो नागरिकों पर भी लागू होती हैं और गैर नागरिक दोनों के लिए लागू किए जाते हैं। मतलब विदेशी व्यक्ति पर भी ये लागू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यही वे जो है मूल अधिकार हैं जो आपके किस पर लागू होते हैं, आपके देखेंगे मुख्य रूप से जो लागू किए जाते हैं, जो नागरिकों पर लागू होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने प्रावधान किए हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि ये राज्य के खिलाफ ही किए गए हों, ये व्यक्तियों के खिलाफ भी किए गए हैं। मतलब कि कोई भी राज्य, या हम बोल सकते हैं कि हमारे देश की सरकार, किसी भी स्तर की सरकार हो या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हमने जो भी पढ़ा था वो सारी जो एजेंसियां हैं, या तो वो या फिर कोई भी व्यक्ति ये जो है कार्य नहीं कर सकता है, जैसे कि मानव दुर्व्यापार का, बेगार का या आदि। तो सबसे पहले हम शब्दों को समझेंगे कि मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है। तो मानव दुर्व्यापार मतलब मनुष्य का बुरा व्यापार। कहने का मतलब चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, जब इनकी वस्तुओं के समान खरीद बिक्री की जाती है तो ये मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में शामिल होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे महिलाओं और बच्चों का जब अनैतिक दुर्व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति के लिए इन्हें बेचा जाता है,
तब भी ये इसी में शामिल किया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे एक प्रथा है, देवदासी प्रथा थी, पहले चलती थी भारत में, मंदिरों से संबंधित प्रथा थी। तो देवदासी प्रथा भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसमें होता क्या था, देवदासी प्रथा में जो मंदिर होते थे, तो मंदिरों को जो है एक तरीके से कन्याएं जो है अर्पित की जाती थी, और जिस मंदिर में ये अर्पित की जाती थी उस मंदिर के जो प्रधान देवता हुआ करते थे, उनकी दासी के रूप में ये आजीवन उनकी सेवा करती थी, और इनका एक तरीके से शोषण भी होता था। तो ये प्रथा जो है बंद कर दी गई। इसी तरीके से दास प्रथा है, जिसमें दास की तरह जो है कोई व्यक्ति काम करता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे उसे जो है जी भर के काम करना होता है, हर आज्ञा का पालन करना होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो हमने आप देखेंगे कि हमने इन चीज़ों को बंद कर दिया है, और इसके लिए हमने एक कानून बनाया है जिसका नाम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अब हम देखते हैं बेगार शब्द का क्या मतलब है। तो बेगार का सीधा सा मतलब है बिना मेहनताने के काम कराना। जब आप किसी से बिना पैसे दिए काम कराते हैं तो ये बेगार की श्रेणी में आता है। और दोस्तों, हमारी भारतीय जो व्यवस्था है उसमें ये चीज़ शामिल रही है। पहले बड़े बड़े जागीरदार होते थे, जमींदार होते थे, वो अपने नौकरों से बेगार करवाते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे, या फिर उनसे जो उधार ले जाते थे उनसे बेगार करवाते थे। तो ये जो है इसके अंतर्गत समाप्त किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे बलात् श्रम के जो अन्य प्रकार हैं उन पर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो बलात् श्रम का सीधा सा मतलब क्या है, बलात् मतलब बल के अनुसार श्रम कराना। मतलब कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन आप अपने बल के माध्यम से, अपनी सत्ता के माध्यम से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझना चाहिए कि इसमें बलात् श्रम में केवल शारीरिक और कानूनी बलात् श्रम ही शामिल नहीं होता है, बल्कि आर्थिक स्थितियाँ भी शामिल होती हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक है, लेकिन कम पैसे पर काम करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन आप अपने बल के आधार पर उससे कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति 400 रुपये मांगता है, लेकिन आप बाहुबली हैं, आप कहते हैं कि 100 ही रुपये देंगे और तुझे करना पड़ेगा। तो ये क्या किस श्रेणी में आता है, आपका बलात् श्रम की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम नहीं कराया जाएगा। इसके लिए हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया है जो कि 1948 का है। ऐसे ही एक बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया है 1976 का। साथ ही साथ 1976 में हमने एक समान पारिश्रमिक अधिनियम भी बनाया। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ों से हमने संरक्षण प्रदान करने का काम किया है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए, आर्टिकल 23 का एक अपवाद भी है कि जो सरकार होती है या राज्य होता है, तो राज्य को संविधान ये अनुमति देता है कि किसी विशेष कार्य के लिए या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी अनिवार्य सेवा के लिए जो है वो क्या कर सकता है, नागरिकों को धन नहीं दे और उनसे काम करवाए। तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि कभी सैन्य सेवा के लिए ऐसा करवाना पड़े या सामाजिक सेवा के लिए करवाना पड़े। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य जो है इसमें भेदभाव नहीं कर सकता है कि पता पड़ा धर्म आधारित या जाति आधारित भेदभाव करे, कि एक विशेष जाति के लोगों से काम करवाए और उन्हें पैसे नहीं दे, जबकि दूसरी जाति के लोगों से काम करवाए और उन्हें पैसे दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। तो आर्टिकल 24 आप देखेंगे बच्चों से संबंधित प्रावधान है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के निषेध से संबंधित प्रावधान है। ये कहता है कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी खान में या अन्य कोई संकट में गतिविधि या निर्माण कार्य में या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का नियोजन नहीं किया जाएगा, उसे नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें साथ आप देखेंगे इस चीज़ को रोकने के लिए हमने कानून बनाया है जिसे हम बोलते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें बच्चों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं, वो लिस्ट बना देते हैं कि कौन कौन से कानूनों में बच्चों से संबंधित प्रावधान है या नहीं है। तो एक तो आपका बाल श्रम अधिनियम हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे कारखाना अधिनियम जो है आपका 1948 का, उसमें भी बच्चों से संबंधित प्रावधान है। खान अधिनियम में भी हैं, आपके मोटर परिवहन अधिनियम में भी हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे अधिनियम हैं जिनमें आप देखेंगे बच्चों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बालकों के लिए हमने एक आयोग का गठन किया है जिसे हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग बोलते हैं। इसका गठन जो है हमने एक कानून के तहत किया जो कि अधिनियम के नाम से जाना जाता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जो कि 2000
5 का अधिनियम है। तो इसके अंतर्गत हमने एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी है जो कि बालकों के संरक्षण को लेकर है, बालकों के नियोजन को लेकर है। तो दोस्तों हमने आर्टिकल पढ़ा 24। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आपको ये क्लास बेहतर लग रही हो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ध्यान रखें वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और साथ ही साथ जो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।